बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर 16 को तफसील से पढ़ेंगे, जो इंतहाई अहम है और जो डील करेगा ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, यानी इंसानी जिस्म को मुतासिर करने वाले जराइम। तो अगर हम पाकिस्तान पिनल कोड का ये जो चैप्टर देखें तो ये प्राइवेट ऑफेंस के बारे में है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्राइवेट ऑफेंसेस और पब्लिक ऑफेंसेस के बारे में। पब्लिक ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जो माशरे के खिलाफ होते हैं, जो कंपाउंडेबल नहीं होते, जिसमें किसी भी किस्म की सुलह या माफी की गुंजाइश नहीं होती। और प्राइवेट ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो इंडिविजुअल शख्स के खिलाफ होते हैं, क्योंकि ये जाती नौयत के होते हैं। लिहाजा जिनके खिलाफ ये ऑफेंस कमिट किया जाता है उन लोगों को ये ऑफेंसेस में सुलह या माफी का पूरा इख्तियार होता है। और इस चैप्टर 16 में मोस्टली जो ऑफेंसेस हैं वो कंपाउंडेबल हैं, जिसमें पार्टीज आपस में सुलह या माफी सेटलमेंट कर सकती है, इसीलिए इनको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। और चंद एक ही हैं इस चैप्टर 16 में जो नॉन कंपाउंडेबल है, जिनमें सुलह या माफी की गुंजाइश नहीं होती। अब इस चैप्टर में मेन जो चीज है वो दो ऑफेंस है, एक कत्ल है और दूसरा हर्ट है। ये दोनों इंडिविजुअल ऑफेंस है, क्योंकि कत्ल भी किसी शख्स को किया जाता है और हर्ट यानी जो जिस्मानी जख्म है वो भी किसी शख्स के जिस्म पर लगाया जाता है। तो ये दोनों वो ऑफेंसेस हैं जो किसी इंडिविजुअल शख्स के खिलाफ किए जाते हैं। अब कत्ल पर जाने से पहले हम सेक्शन 299 डेफिनेशन क्लाज को तफसील से समझेंगे, क्योंकि जब तक हम सेक्शन 299 को नहीं समझेंगे हमें सेक्शन 16 समझ में नहीं आएगा। और ये लेक्चर ला गैट के उन तुलबा के लिए इंतहाई अहम है जो गैट के एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि चैप्टर 16 में अक्सर 2 या 3 MCQs हर हाल में गैट में पूछे जाते हैं। और ये उन तुलबा के लिए भी इंतहाई अहम है लेक्चर जो जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं। तो अब हम सेक्शन 299 को तफसील से समझते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन 299 की, तो इसमें सबसे पहले 299A है जो एडल्ट को डील कर रहा है। इसमें एडल्ट से मुराद वो शख्स है जो 18 साल का हो, यानी 18 साल के बालिग को एडल्ट कहेंगे। 299B अर्श को डील करता है। जब भी बात लड़ाई झगड़े की वजह से कोई चोट आती है या कोई इंजरी आती है तो हमेशा अर्श का जिक्र किया जाता है। और इसको याद रखने के लिए आप इसकी पहचान को ज़हन नशीन कर लें कि कंपनसेशन को, यानी कि इसमें जो कंपनसेशन है वो फिक्स्ड होगी, मगर ये दियत के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अर्श निकालने के लिए जरूरी है कि आपको पहले दियत की वैल्यू का पता हो। जब आपको दियत की वैल्यू का पता होगा तब ही आप अर्श निकाल पाएंगे। यानी फर्ज कर लो एक आदमी है, उसका कत्ल हो जाता है, तो आप मौजूदा जो दियत की वैल्यू है जो चल रही होती है, जैसे अब मौजूदा रेट जो चल रहा है वो 42.5 लाख रुपया है। अब हमें दियत की वैल्यू का पता चल गया, तो अब अगर किसी शख्स को ऐसी चोट आती है जिसमें अर्श जो है वो 1/2 यानी दियत का आधा हिस्सा है, लिहाजा अर्श हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो हम पहले दियत निकालेंगे, उसके बाद उसी हिसाब से हम अर्श निकाल लेंगे और अर्श जो होगा वो फिक्स्ड होगा। और दियत फिक्स क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हर साल 1 जुलाई को निकाली जाती है और इसी तरह पूरा साल फिर वही वैल्यू बरकरार रहती है। अब अगर हम बात करें 299C की, जो डील करेगा एथोराइज मेडिकल ऑफिसर की। आपने देखा होगा कि जब भी कोई जरब आती है, जिस्म के ऊपर कोई चोट लगती है, तो उसका तयन कौन करता है? डॉक्टर ही करता है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो अब अगर हम बात करें 299D दामान की, तो दामान मीन्स कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। तो इसकी पहचान तो यही है कि डिटरमाइंड बाय द कोर्ट वो दामान है। ये एक कंपनसेटरी पनिशमेंट है जिसका तयन अदालत करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदालत तयन कैसे करेगी? तो उस अदालत यानी कि उस बंदे जो जख्म आया है उसकी नौयत को सामने रखेगी, या जिसको जख्म आया है उसके हवाले से अदालत देखेगी। इसमें जो भी कंपनसेशन देना होगा वो अदालत ही तयन करेगी। इसी को हम दामान कहते हैं। और उसको याद रखने के लिए बेहतरीन जो वर्ड है वो है डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, यानी कि इसका तयन जो है वो अदालत करेगी।
उसके बाद अगर हम बात करें दियत की 299E, तो दियत से मुराद यहां पर है ब्लड मनी, और अगर हम इसका जिक्र देखें तो वो 323 में बताया गया है। सेक्शन 323 में सिर्फ एक ही बात बताई गई है, वो है दियत की वैल्यू, और दियत की वैल्यू क्या है 30 से 30 ग्राम सिल्वर। और याद रहे कि ये 30 से 30 ग्राम जो सिल्वर है ये 1 जुलाई को ही निकाली जाती है और फिर पूरा साल वही बरकरार रहती है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि दियत की ये जो वैल्यू है 30 से 30 ग्राम, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो वो है अनलिमिटेड, नो फिक्स्ड, यानी कि वो फिक्स्ड नहीं है। उसके बाद सेक्शन EE 299 फसाद फिल अर्ज। अब अगर हम फसाद फिल अर्ज की बात करें तो इसमें आप देखेंगे जितने भी गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं, ऑनर किलिंग जितनी भी है, इसको हम फसाद फिल अर्ज में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि फसाद फिल अर्ज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी इसमें सुलह या माफी की गुंजाइश नहीं होती। उसके बाद है 299F गवर्नमेंट मींस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट से मुराद यहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। अब अगर हम बात करें इकराहे ताम की, जो डील करेगा 299G, तो इकराहे ताम का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब है मुकम्मल कराहत, यानी मुकम्मल मजबूरी। जब कोई ऐसा काम जो आप मुकम्मल मजबूरी में करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इकराहे ताम। अब इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज कर लो अगर कोई शख्स आपको या आपके ब्लड रिलेशंस में, अब ब्लड रिलेशन कौन से हैं, स्पाउस है, मियां बीवी है, महरम रिश्ते हैं जिनसे शादी ना की जा सकती हो, जैसे माँ, बहन, बेटी, खाला, फुप्पो वगैरह। अब अगर कोई शख्स आपको ये धमकी लगाता है कि बी को जाकर कत्ल कर दो, जान से मार दो, और अगर तुमने कत्ल ना किया तो मैं तुम्हारी बीवी को, बहन को, माँ को, खाला को, फुप्पो को, बेटी को, यानी कि जो ब्लड रिलेशन है उनको मैं कत्ल कर दूंगा या उनको शदीद जख्मी कर दूंगा या उनके साथ में जना बिल जबर या सडोमी करूंगा, वरना बी को जाकर कत्ल कर दो। अब अगर आप उसी खौफ के साथ किसी को कत्ल कर रहे हैं मजबूरी की वजह से, और इसमें मजबूरी भी बहुत बड़ी है, अगर ऐसा ना किया तो वो मुजरिम वैसा कर देगा, तो इसी बड़ी मजबूरी में आकर आप किसी को जान से मार देते हैं, तो आपका किसी को कत्ल करना इकराहे ताम कहलाता है। इस वजह से इसमें कत्ल की जो सजा है वो कम से कम दी जाती है। यानी कि अब इसको अगर हम समअप करें कि इकराहे ताम से मुराद, अगर कोई शख्स आपके ब्लड रिलेशन में 3 तरह के खौफ पैदा कर दे, या जान से मारने का कहे, या उसको शदीद जख्मी करने का कहे, या उनके साथ जना बिल जबर या सडोमी करे, और बदले में वो क्या चाहता है कि किसी को जाकर कत्ल कर दो, तो आप उसी मजबूरी के साथ अगर किसी का कत्ल कर देते हैं तो कहा जाएगा आपने इकराहे ताम किया। और इकराहे ताम की जो यहां सजा है वो कत्ल की निस्बत, यानी कि 302 वाली सजा नहीं होती। अगर तो वो कत्ल जो किया गया है वो इकराहे ताम के अंडर किया गया है तो इसमें कत्ल से कम की सजा होती है। और अब अगर बात की जाए इकराहे नाकिस की, इकराहे नाकिस, अब ये देखें जरा, मीन्स एनी फ्रॉम द ड्यूरस विच डज नॉट अमाउंट टू इकराहे ताम, यानी इकराहे नाकिस की पहचान ही यही है कि ये नामुकम्मल कराहत होती है, यानी नामुकम्मल मजबूरी। अगर सादा सी बात में ये कहा जाए कि अब हम ऐसी सूरत हाल में, यानी कि मजबूरी ऐसी है कि अगर कोई आपको, कोई बंदा ये कहता है कि फला फला बंदे को जाकर कत्ल कर दो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा, 1 पेटी 2 पेटी या जितने भी वो पैसे देने की आपके साथ डील करता है, और शर्त क्या रखता है कि फला बंदे को मार दो। अब आप उस बंदे को पैसों की लालच में मार देते हैं। अब समझना यह है कि देखो, पैसे बेशक हर एक की जरूरत है, लेकिन वो आप हलाल तरीके से कमाकर भी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लिहाजा ये जो मजबूरी है वो इतनी बड़ी नहीं है, नामुकम्मल मजबूरी है। तो अगर ऐसी मजबूरी के तहत आप किसी का कत्ल करेंगे तो इस ऐसे जुर्म में आपको बराबर पूरी सजा मिलेगी जो 302 में होती है। उसके बाद 299 आई है जो माइनर को डील करेगा, मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट एन अडल्ट,
यानी कि जो अडल्ट नहीं है, जो 18 साल से कम है, उसको हम माइनर कहते हैं। उसके बाद जे है कत्ल, मीन्स काजिंग डेथ ऑफ पर्सन। उसके बाद अगर हम 299 के देखें, किसास है। किसास का मतलब ही है सिमिलर, यानी कि अगर आप देखें कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हम इसको कह सकते हैं कि से सिमिलर हर्ट ऑन द सेम पॉइंट, यानी कि सेम कॉपी, जो जैसा किया है वैसे ही उसको आपने सजा देनी है, उसको हम किसास कहते हैं। सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी। अब अगर हम बात करें ताजीर की, ताजीर है, ताजीर मीन्स पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दामान। यानी कि ये ऐसी पनिशमेंट है जो ना किसास में फाल करे, ना दियत में फाल करे, ना अर्श में करे, ना दामान में करे, तो फिर वो ताजीर में फाल करेगा। जैसे नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल है, गाली गलूच वगैरह, ये इसकी पहचान है। अब अगर हम बात करें 299M वली की, तो वली है क्या? वली मीन्स अ पर्सन इंटाइटल्ड टू क्लेम किसास, यानी वली होता ही वो है जो किसास को क्लेम करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने इस सेक्शन को आराम से जरूर सुनना है। जब आप इन डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेंगे तभी आप चैप्टर 16 को अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें मेन टॉपिक है कत्ल और हर्ट, और इसको समझने के लिए जरूरी है कि इन डेफिनेशंस को आप अच्छे से याद कर लें, इंग्रेडिएंट्स निकाल लें, और अक्सर इसमें से जो सवाल हैं वो गैट में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे कत्ल को लेके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कत्ल क्या है, इसकी काइंड्स क्या हैं, इसकी पनिशमेंट्स क्या हैं, और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि अगर किसी का कत्ल हो जाता है तो वली कौन होगा और वली का काम क्या होता है, और ऐसी सूरत हाल में अगर कत्ल होने वाले शख्स का अगर कोई वारिस ही नहीं है तो ऐसी सूरत में उसका वारिस कौन बनेगा। ये तमाम बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब के लिए अल्लाह हाफिज। और साथ में याद रखें, ये वीडियो ला गैट के उन तुलबा के लिए इंतहाई अहम है जो गैट के एग्जाम देना चाहते हैं। तो गैट वाले स्टूडेंट्स इसको दिलचस्पी से जरूर सुने। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।